ये जो कश्मीर में इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये शुरू हो गया, इस पे आपका स्टांस क्या है? आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये असल में नूरा फतेही है। मेरा मतलब नूरा कुश्ती है। कोई बंदा है वो कहता है जी मैं तो दिन में एक दफा ब्रश कर सकता हूँ, तो उसको कौन से टाइम पे ब्रश करना चाहिए कि उसके दांत बच जाएंगे? देखिए, ब्रश करने में इतना वक्त नहीं लगता कि आप 2 दफा ब्रश करने से घबराएं, लेकिन अगर आप मुझ पे छोड़ें और मुझे कहें कि एक दफ़ा करो, तो मैं रात सोने से पहले का कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके पास आने वाले अक्सर लोग कुर्सी पर बैठने से पहले यकीनन घबराए हुए नज़र आते हैं, लेकिन वापसी पर वो उतना ही मुस्कुरा के जा रहे होते हैं। डेंटिस्ट्री की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम डॉक्टर इमरान ज़िया। डॉक्टर साहब की बातों की तरफ नाज़रीन बाद में चलते हैं, पहले आपको लिए चलते हैं वहीद खान लाला की तरफ, जो बने बैठे हैं चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर खान। अच्छा गौर भाई बताएं, पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? ये गुल है गुलिस्तान के मुरझाएंगे नहीं। ये गुल है गुलिस्तान के मुरझाएंगे नहीं। क्या आप हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे नहीं? और आ गए हम तो फिर वापस जाएंगे नहीं। और चाहे हों बेसुरे, चाहे हों बेसुरे, गाएंगे फिर गाएंगे नहीं। और जब तक हम रहे कायद, खान बाहर आएंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हर शख्स को कायद बनना होगा, बावजूद इसके सदाए इधर अंजाम नतीजा नहीं निकलता। और हर शख्स से मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बोलो तारा रा 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 रा, अब बोलो तारा रा रा रा। एक मिनट जुनैद भाई, ताली बजाए मैं आपकी वीडियो बनाऊं। आप तो लाई लग हैं। और जुनैद भाई एक बात बताऊं कि दुनिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड पे 3 लोग चल रहे हैं। एक तो आपका रोनाल्डो, दूसरा मेसी और तीसरा आपका खादिम। जुनैद साहब पूछ रहे हैं कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? तैयारियां अपने बामरूज पे हैं जुनैद साहब, तैयारियां फुल फ्लेज चल रही हैं। चौथे गियर में मेरी तैयारी। जबरदस्त, ये जबरदस्त। मंजिल पे गामजने रवा है। सबसे पहले तो मैंने 1 नंबर बड़ा जो है जॉगर ले लिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने रुकना नहीं है, मंजिल अगर स्किप भी हो गई हम भागते रहेंगे। भागते रहेंगे। मंजिल आ गई, आप मंजिल छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि रास्तों के मंजिलों के मकासद के कायल नहीं होते। क्या जुमला बोल रहा है? दोबारा जरा बोल दे। जुनैद साहब, बड़ा जुमला बड़े लोगों की जबान से एक ही दफा निकलता है और निकलते ही कोट बन जाता है। जुनैद साहब, मंजिल से आगे हम इसलिए निकल जाएंगे। नहीं, मंजिल से आगे क्यों निकल जाएंगे? मंजिल पे कयाम क्यों नहीं करते? गिरफ्तारी हो जाती है। ओ गौहर साहब, आप जैसा दलेर शेर दिल इंसान गिरफ्तारियों से डरता है? अल्लाह की कसम डरता हूँ। और ये अपने डर अपनी जात के लिए नहीं है। देखिए, मैं अगर अंदर चला जाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे। अच्छा। और सब होते हैं। आपको पता है, किसी को गोली मारो खून निकलता है, किसी को गोली मारो यूं करता है दर्द होता है। इसीलिए गिरफ्तारी भी एक ऐसी चीज है कि ना हरजार बेहंगम रकीब मुकीद, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम निकले हैं। मैं एक बात बताऊं, तैयारी में से एक और चीज, बाल मैंने कटवा लिए हैं। अच्छा, बाल कटवा लिए क्योंकि सब पर ज्यादा हो सकता है। इसका अभी हम प्रीमेच्योर क्या बात है, क्योंकि बाल बढ़ जाएंगे। कानों में बाली भी मैंने लगा ली है। क्यों? और कानों में बाली डलवा ली? जी, क्योंकि तहरीक के इससे क्या ताल्लुक? सर देखिए, आपने फिर तमिल फिल्में नहीं देखी। हमारी तहरीक में वो होगा जो तमिल फिल्मों में भी नहीं होता। अच्छा। मैंने तो तमिल फिल्म में देख के उसके डायलॉग भी याद कर लिए हैं। अच्छा। अन्ना नाड़ी तिपुड़ुल्लू यत्तिबुड़को वड़कम पर तकड़ बुड़तुकू। इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्टर, ये लो मेरा हाथ और पहना दो हथकड़ियां इनमें। ये हाथ बने ही हथकड़ियों के लिए हैं। औलाद को यूं पिघाल के हम हाथ निकाल लेंगे। तो जो आपने तामिल में फरमाया था वो जरा दोबारा बताइएगा। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा कहते हैं। अच्छा, बस तैयारियों में जुनैद साहब सारी तो मुकम्मल है। गाड़ी कायल भी सही है, ब्रेक शू भी चेक कर लिए है, टायरों में 36 हवा भी है। लेकिन एक चीज है जो रह गई है। वो जो
तमिल फिल्मों में यूं पफ करते हैं ना, उछालता है। हाँ, फूंक मार के अपने ही बाल उछालता, बड़ा प्यारा। पता नहीं मेरे नहीं उड़ते, या तो मेरी फूंक कमजोर है या बाल मजबूत है, लेकिन मैंने इस पे भी नहीं इत्तेफाक किया। अच्छा, मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं डटा नहीं। मैंने इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या कहने? मैंने ये इस साइड के बाल ही उड़ा दिए, फूंकों से ये बाल उड़ाए न जाएंगे। और जुनैद साहब, तहरीक की बहाली, मजबूती, उसके लिए मैंने ये तैयारी की है। उसमें से एक चीज मैंने सीख रही है। ये आपने देखा होगा रजनीकांत यूं करके सिगरेट मुंह में डालता है, वो स्टेप मैं कर सकता हूँ और मैंने सीख भी लिया है। लेकिन 2-3 दफा जब मैंने यूं किया है, मेरे सिगरेट तो नाक में चला जाता है। और मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि यूथ मुझे कॉपी करती है। ये देख, अच्छा बैरिस्टर साहब, आप तो एहतजाजी तहरीक की तैयारियां बता रहे हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तो सियासत ही खत्म हो गई है। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं कि सियासत खत्म हो गई पीटीआई की, लेकिन एक बात नहीं जानते कि जहाँ पे सियासत खत्म होती है, इनकलाब वहीं से शुरू होता है। मदन चोपड़ा ये इनकलाब का पहला हिस्सा, और पिछले रोज हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का इनकलाब देखा गया है। इनकलाब जब आता है तो अपने साथ बहा के ले जाता है सब कुछ, सब कुछ बहा के ले जाता है इनकलाब। और एक बात बता दो जुनैद साहब कि अब तक लोगों ने बैरिस्टर गौहर का क्यूट पेस देखा है, सिर्फ क्यूट पेस, लेकिन मेरा गुस्से वाला पेस नहीं देखा। आप डर क्यों नहीं गए? तो जुनैद साहब, मैं अपने तमाम मुखालफिन को यह बता देना चाहता हूं कि छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रही, डिगडिग डब डब, डिगडिग डब डब। और इनकलाब में जुनैद साहब हमने जो चीज सीखी है वो है पलट के झपटना, झपट के लिपटना, लहू गरमाने का ये है एक बहाना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। अच्छा, दीवाना ढूंढ रहे किसको है? कामयाबी को, अपने मकसद को। लेट मी कंप्लीट, बाद में ताली बजाइएगा। अपने मकसद के ऊपर जो झंडा लगाएगा, कामयाबी का झंडा। आपको समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, आ गई है समझ। अच्छा, बाहर जाके बताना मत जुनैद। इतनी समझ आई है। तो जुनैद साहब, करने दे बातें। देखिए, जहाँ तक मेरी गन गरज की बात है, मैं साल में एक दफा गन गरजता हूँ। लेकिन अभी भी गौर साहब, आपके बारे में लोगों का कहना यही है कि एक ही दफा आपने गन गरज का मुजाहरा किया, उसके बाद आप ठंडे पड़ गए। जुनैद साहब, इस पे मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा पहले। जी इरशाद। कि राहु केतु में मंगल का बसेरा है, राहु केतु में मंगल का बसेरा है, जो कुछ वहां है ना वो तेरा है ना मेरा है। हाय 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 हाय, वाह, जरा दोबारा पढ़िएगा। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि गन गरज कहाँ चली गई आपकी? देखिए जुनैद साहब, गन गरज जो है वो इसलिए नहीं हो रही कि मेरे जो गन का लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुआ हुआ, तो मैंने वो छुपा के रख दी है। क्योंकि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एज वेल, तो ये चीनी के कानून की पासदारी भी करनी पड़ती है। क्या बात। और जुनैद साहब, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा जोश, मेरी गन गरज मान पड़ गई है। बस ये तो मानसून का सीजन है तो अंदर सैलाबा पड़ गया है। सेम एज लाइक जैसे चिप्स होता है, कड़क होता है, क्रिस्पी खस्ता, काओ तो यूं आता है क्रक क्रश क्रश किया, जोश होता है। और जब वो सिला हो जाए तो यूं उसकी वो कड़कपन, वो क्रच क्रच की आवाज नहीं होती। वो सिचुएशन मेरे साथ है। लेकिन सिपाही पूरे यस, लेकिन जोश है बामे उरूज हमारा, न कम होगा न होने देंगे, नहीं देंगे होने कम, जोश बामे उरूज पे है। ब्यूटीफुल यार, एक दफा दोबारा पढ़ दी। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा बोलते हैं। क्यों? याददाश्त कमजोर होती है। यहाँ आप ध्यान पढ़वा रहे हैं जुनैद साहब, प्लीज। अच्छा जुनैद साहब, आपको मैं एक चीज और बताऊं, आप लोगों के जहन में भी होगा कि आप लोग जब भी मुझे मीडिया पे देखते हैं, मतलब मेरा एक्सप्रेशन एक ही होता है यूं करके। आपको नहीं लगता ऐसे जैसे कि मेरी मंगनी हो रही है? तो ये मेरे बिल्ट इन है। अच्छा गौर भाई, ये बताइए, ये जो कश्मीर में इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये शुरू हो गया, इस पे आपका स्टांस क्या है? आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये आपने बहुत बारीक सवाल उठाया, और इतना बारीक सवाल उठाया नहीं जा सकता, बहुत बारीक है। इसका जवाब मैं दे दूं। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस you've asked। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, तू ये है, वो है, फलाना ये है, ये असल में नूरा फतेही है। और मेरा मतलब नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती है। इसको नूरा कुश्ती। आपने कहा नूरा फतेह कहाँ से आ गई? वो असल में मेरे जहन में नूरा फतेह इसलिए आ गई कि मैं तहरीक की तैयारियों के सिलसिले में एक क्लिप देख रहा था।
नूरा फतेही का तहरीक से क्या ताल्लुक है? ओहो, एक तो आप लोगों को पता नहीं है। देखें, सब चीजें पता होती है, पता नहीं आप लोग अनजान क्यों बन जाते हैं। देखिए, तहरीक किस लिए चलाई जाती है? फतह के लिए। तो नूरा फतेही है, उसके अंदर फतेही यानी कि छोटी इसलिए बहन। क्लिप देख रहे थे आप? इसलिए क्लिप देख रहा था। और तो ये सारा कुछ जो कुछ कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, ये नूरा फतेही, सॉरी, नूरा कुश्ती है। आपने भी क्लिप देखा है क्या? वैसे आप तो शक्ल से माकूल आदमी लगते हैं। एक काम करें, आप मुझे अपने क्लिप भेजिए, मैं आपको अपना क्लिप भेजता हूँ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये डेंटिस्ट्री में इतना पाकिस्तान में मोतबर नाम है, इतना बड़ा नाम है, आपसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में कौन दे सकता है कि घर में जो लड़का भी ख़राब हो ना, तो उसको कहते हैं घरों काट दो। जी बिल्कुल। तो आप लोगों के पास भी एक ही है कि दाढ़ खराब हो तो बस निकाल दे, काट दो। तो ये क्यों ठीक क्यों नहीं करते? खराब लड़के को बाप अगर ठीक कर लेते हैं, नहीं रोक लो यार, आप ठीक क्यों नहीं करते? आप क्या काट दो बस? सर ये गांव देहातों में अब तो डेंटिस्ट्री दांत बचाने पे है। हम दांत बचाते हैं, वो इलाजे दंदा खराजे दंदा पुरानी बात हो गई। अच्छा। अब तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, कॉम्पोजिट फिलिंग्स हैं, स्माइल मेकओवर है। अब तो दांत बचाने का जमाना है। पैसे कमाने के मुख्तलिफ नाम नहीं है सर? नहीं सर कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई ये है कि पहले दो दांतों को जोड़ेंगे, ये कहता है कि जी पहले ये वाला जोड़ेंगे, फिर ये वाला इस पे बैठ के कीड़ा खाता है, ये मुख्तलिफ बातें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है। वो कहते हैं वो सही दांत निकाला कि कीड़ा इस पे बैठ के खाता था, पहले पहले कीड़े की कुर्सी तोड़नी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब हम छोटे थे ना, तो सीधी बात है कि एक दंदान साज होते थे। अब जब हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे सारे दांत हिलने लग गए हैं और मुश्किल से हम पकड़ पकड़ के कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस वक्त ये डेंटिस्ट्री भी आ गई है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी आ गई है, ये इम्प्लांटोलॉजी भी आ गई है, पता नहीं केड़े केड़े आ गए हैं। तो जब हमारा बुढ़ापा है तो ये सारा कुछ आना था, सर, जब हमारे दांत हिल जाने थे। जो जिद्दत है ना वक्त के साथ आती है। पहले एक नाई था जो कि रिश्ते भी कराता था, बाल भी काटता था और दांत भी निकालता था। दो पकड़ते थे, तीसरा निकालता था। अब तो हो गया कि अब सुन करते हैं, प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं, नमक जेल लगाते हैं, सुई भी ना चुभे। अब तो हम फूल की तरह मरीज को ट्रीट करते हैं। हाँ, फूल की तरह ट्रीट करते हैं जब तक ट्रीटमेंट नहीं मुकम्मल हो जाती। जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है तो फिर जिस तरह आप ट्रीट करते हैं, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। फिर बैंक वाले बार बार कर रहे होते हैं, ये ट्रांजैक्शन आपकी है ना सर? जुनेद भाई, डॉक्टर्स अपना नंबर छुपाते हैं, मैं अपना नंबर छपाता हूँ। मेरे लेटर हेड पे नंबर है और मैं कांटेक्ट में रहता हूँ हर वक्त। अच्छा, दुनिया भर में जो डेंटिस्ट्री है, इसके जाहिर है कि जो डेंटिस्ट के पास जाता है वो जेब और दिल संभाल के जाता है। बिल्कुल ऐसे तो पाकिस्तान में इस वक्त जाहिर है पाकिस्तान में भी डेंटिस्ट जो हैं वो उनके जो रेट्स हैं वो खासे आए हैं। लेकिन इंडिया में सुना है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो डेंटिस्ट्री को हब समझ के आ रहे हैं सस्ते इलाज के लिए। इसकी क्या वजह है? हमारे पास प्लास्टिक के दांत नहीं हैं या जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो नहीं है? प्रोफाइल देखें तो हमारे पास और इंडिया और बांग्लादेश, ये तीन मुल्क डेंटिस्ट्री में अभी भी सारी दुनिया से सस्ते हैं। अच्छा। मेरे पास यूके, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका, हर जगह से पेशेंट यहाँ आते हैं। अच्छा। दांत का ट्रीटमेंट कराया, टिकट का खर्चा निकाला, गिफ्टिंग की, शॉपिंग की, फिर भी लाखों बच जाते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर किसी गांव देहात के रहने वाले का दांत निकालते हैं तो उसके मुंह से जो निकलता है वो मैं बता तो नहीं सकता, तो अंग्रेज के मुंह से भी वही निकलता है। हाँ जी, ये तो यूनिवर्सल है, चीख तो हर जैसी भी नहीं, लेकिन अंग्रेजी में निकलती होगी ना? अरे वो हुआ चीख नहीं निकलती, कुछ और निकलता है। तो वो अंग्रेज के मुंह से भी वही निकलता है। नहीं, वो जो कुछ और बोलता है जो यही मैं जानता। अच्छा डॉक्टर साहब, जुनैद साहब तो बड़े नॉन सीरियस से बंदे हैं। हाँ जी, ये हार्वर्ड में सुबह दोपहर शाम लेक्चर देते हैं। लिंक भेजिएगा सर जरा मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश किया करें, एक तो बिफोर स्लीपिंग और एक जैसे ही आप उठते हैं तो ब्रश करें। अब कोई बंदा है वो कहता है जी मैं तो दिन में 1 दफ़ा ब्रश कर सकता हूँ, तो उसको कौन से टाइम पे ब्रश करना चाहिए कि उसके दांत बच जाएंगे? देखिए, ब्रश करने में इतना वक्त नहीं लगता कि आप 2 दफ़ा ब्रश करने से घबराएं, लेकिन अगर आप मुझ पे छोड़ें और मुझे कहें कि 1 दफ़ा करो तो मैं रात सोने से पहले का कहूँगा। अब उसकी वजह पूछिए। जी वजह बताएं। उसकी वजह ये है कि आपने जब रात को खाना खाया
मेजर पोर्शन तो मैदे में चला गया, जो लेफ्ट ओवर हैं बचे कुछ ज़रात हैं वो मुंह में रह गए। अब हमारा जो थूक है ना स्लाइवा, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं उसमें वो उस खुराक के ज़रात के साथ मिलके टॉक्सिन्स बनाते हैं जो कि दांतों को भी गलाते हैं और मुसड़ों को भी खराब और करते हैं। सारी रात वो ये खेल जारी रखते बिल्कुल, उनका मैच चलता रहता है। सुबह उठ के उनकी तादाद बढ़ चुकी, मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं। हाँ। तो रात सोने से पहले का ब्रश तिब्बी नुक्ता नज़र से वही, और मैं वही करता हूँ। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन सी दांतों की अलामत ऐसी है कि वहीं पे अलार्म बज जाना चाहिए कि यार किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, ये खुद इलाज करने वाली बात जो है ये छोड़ दो? कौन सी अलामत ऐसी है, ये सीरियस हो सकती है आगे जाके? बिल्कुल, जैसे ही आपके खाना खाने के बाद आपको टूथपिक या फ्लॉस की ज़रूरत पड़े, या पानी पीने से हाथ रखना जाए, या सांस मुंह से लेते हवा ठंडी लगे, तो अलार्म है कि डेंटिस्ट के पास जाने का वक्त आन पहुंचा। WHO जो आलमी इदारा सेहत है वो ये कहता है कि साल में 2 दफ़ा चाहे कुछ भी ना हो एक फॉलोअप दे दें। उससे क्या होगा कि अगर कोई मसला होगा शुरू में पकड़ा जाएगा तो उससे तकलीफ भी कम होगी, और फिर वो आप कहते हैं कि बैंक की ट्रांजैक्शन वो भी कम होगी। अरे डॉक्टर साहब, देखा गया आम जिंदगी में लड़कियां ज्यादा दांत निकालती हैं। डेंटिस्ट्री में आम तौर पे देखा गया है लड़कियों की तादाद कम है, लड़कों की ज्यादा है। ये क्या वजह है? एक्चुअली जो सर्जरी है ना, ये दांत निकालना, ये आम तौर पे ख़वातीन की या फीमेल डेंटिस्ट की नर्व्स स्लो होती हैं, वो खून देख नहीं सकती किसी। अच्छा। जैसे कि हम जब तालिब इल्म थे तो हमारी मेजर सर्जरीज में मरीज़ को बेहोश करते थे, उसके बाद फीमेल कोलीग्स को हम संभाल रहे होते थे क्योंकि अच्छा। उनको देख के वो बेहोश हो मुझसे जाते। देखा नहीं जाता, मेरा फैंसी भी ऐसे ही फौत हुआ था। डॉक्टर साहब, आजकल डेंटल इम्प्लांट बहुत आम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को इसको लेके जहन में बहुत सारे सवालात और खौफ है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। बिल्कुल, मिथ ये है कि डेंटल इम्प्लांट बड़ा ख़तरनाक होता है जी, वो हड्डी में दांत लगाते हैं जी, तो फिर अन्य दिन सोच रहती है जी। ये बिल्कुल गलत है। डेंटिस्ट्री तो अब चांद पे पहुंच गई। हम नमिंग जेल लगाते हैं, सुन करते हैं, और होश में ही मरीज से बातें करते करते उसको जोक सुनाते थे, हल्की फुल्की बातें करते करते हम इम्प्लांट लगा देते हैं। और इम्प्लांट एक निकले हुए दांत की रिप्लेसमेंट का बेहतरीन तरीका है। इम्प्लांट से पहले क्या होता था कि ब्रिज लगता था जो कि निस्बतन सस्ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि निकले हुए दांत के जो 2 हमसाया दांत हैं आगे और पीछे, उनको ग्राइंड करके क्राउनिंग या कैपिंग करते थे, उसके साथ जुड़ा आता था वो, तो ब्रिज बन जाता था। और वीक भी हो जाते थे दांत। हाँ जी, वो ज़ाहिर है जो वो भी दांत। वैसे डॉक्टर साहब क्या दिन हुआ करते थे, सोने का दांत। अब बंदे ने सोने का दांत लगवाया हुआ है लेकिन देख कोई नहीं रहा, फिर जबरदस्ती यार मेरे होंठ में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाते थे सारा दिन। जब वो दांत तो ठीक हो जाता तो होंठ टेढ़ा हो जाता था। अच्छा, वो जो आप दांत, सोने के दांत की बात कर रहे हैं ना, वो सोने का नहीं होता था, वो प्रो गोल्ड एक सोने की एक किस्म थी, एक धात, उसका सोने का रंग था। ओए ओए, तुम ऐसी खुशफहमी में मुब्तला हो गए, तुम्हारे दादा के रखे हुए 32 दांत पड़े हुए हैं, वो तो फजूल है, फेंक दो यार वो। तुम ये अपनी तरह से जायदाद बना के बैठा हुआ है 32 दांतों की। बेचने जाएंगे तो पकड़ लेगा सुनहरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जाहिर है बिल्कुल लेमैन की तरह आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि दांतों को कम से कम 3-4 मिनट तक ज़रूर दिन में एक दफ़ा तो देने चाहिए ब्रश करते हुए। मेरा ख्याल है कि 16 साइड्स बनती हैं, अगर दांतों की ठीक तरह से साइड्स गिनी जाएं तो 16 साइड्स बनती हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सामने वाली, अंदर वाली, इस तरह 8 ऊपर वाली, 8 नीचे वाली। अगर 16 की 16 ठीक तरह से ब्रश ना की जाएं, मेरी ज़ाती राय ये है कि गुंजाइश रह जाती है कि जरासीम अपना खेल खेल जाएं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। इसका मतलब है ये थ्योरी डेंटिस्ट्री को मैंने दी है। सर, आपका क्लिनिक कहाँ पे है? मैं सिर्फ वो तुम्हारे दादे वाले सोने के दांत निकालता हूँ। सर, मैं ये बता दूं कि एक दांत की 4 नहीं 5 सर्फेसेस होती हैं। अच्छा। अंदर, बाहर, आगे, पीछे, और एक सतह जिससे आप खाना चबाते हैं। तो 16 5 80 80 साइड्स हैं, और इनको 1.5 से 2 मिनट काफ़ी ये है। तो आप अपनी फीस बढ़ाने के लिए अब अच्छी बात बताओ तो वो भी काम मैं आपकी ट्रांजैक्शन कम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो अगर आप अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश करें, 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद फ्लॉस करें, टूथपिक नहीं करें। अच्छा। टूथपिक मैं आपको बताऊंगा अभी कि गलत कितना है। अच्छा। तो फ्लॉस करें और ब्रश ये करें। बताएं डॉक्टर साहब हमें कि फ्लॉस में और टूथपिक में क्या फ़र्क है, क्या नुकसान है टूथपिक? देखें, हम जब ब्रश करते हैं तो हम यूं ऊपर नीचे ब्रश करते हैं। लोग यूं करते हैं लिटा के। एक तो ये गलत है, खुराक और फंस जाती है जब लिटा के ब्रश करते हैं। दांतों के मतवाजी, पैरेलल टू द टूथ, एक तो इससे साफ करें दांत।
दूसरे दायरों की शक्ल में करें ताकि मसूड़े और दांत का जो जंक्शन है वहाँ से गोल दायरा बनता है, हाफ सर्कल, वहाँ से साफ हो जाए। अब बाकी रह गया जो दो दांतों के बीच में खुराक है वो कैसे साफ करें। लोग उसके लिए टूथपिक या टूथप्रिक कहते हैं कई लोग, टूथपिक जो मुख्तलिफ वुडन भी मिलते हैं, लकड़ी के भी, प्लास्टिक के भी। अब वो जब यूँ मार रहे होते हैं ना, आप देखा होटल में खाना खाने का मार रहे होते हैं, उसे खाने का वो फाइबर तो गोश्त का निकल गया, लेकिन जो दो दांतों के बीच में एक नॉर्मल कुदरती बोन है, कॉर्टिकल बोन, नरम हड्डी, वो भी गई। अच्छा, तो फिर अगली दफा फिर ज्यादा खाना फंसता है। अच्छा। तो इसको देखते वो हुए जो गैप है वो भी ज्यादा वाइडन होता है, खुलता चला जाता है। बिल्कुल। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे दांत में कैविटी कोई नहीं पहले है, सिर्फ छोटा गोश्त फंसता था, बाद में बड़ा गोश्त बड़ा फंसना गोश्त शुरू हो फंसता है। रोटी के ज़रात, धनिए के बीज, अमरूद का बीज, गया। दुआना फंस जाता है हाँ जी। जी, दुआना भी। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि फ्लॉस इस्तेमाल करें। वो थ्रेड होता है, वो आप दांतों के बीच में फेरते हैं। अब तो जिद्दत आ गई, अब तो वाटर फ्लॉस आ गया। अच्छा, वो क्या है वाटर फ्लॉस, क्या है? सर वो इतना सा कंटेनर होता है, उसमें आप पानी भर लेते हैं, बैटरी से ऑपरेट और चार्ज होता है, और उसकी एक धार आप एक सेट कर लें मिरर के सामने की, जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, वो आप यूं यूं करते जाएं, तो आपको वो स्ट्रिंग फ्लॉस की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब पता नहीं मिथ है क्या है, सुना हुआ है आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपने गौर किया है जो गैप होता है जिनके दांतों में, पैसे वाले होते ही हैं या मिथ है? ये मिथ है, मैंने बहुत से गरीबों के दांतों में भी गैप देखा है। तो एक गैप का और हमारा बाद से में डॉक्टर साहब ने फीस भी नहीं ली। एक तरह गैप ही बहुत है बेटा। गैप भी बहुत है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि जैसे हम बाकी ये कॉस्मेटोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं कि हर चीज़ जो है वो बदल के रख दी है, बिल्कुल नाक, दांत, ये सब कुछ। तो ये डेंटिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा चला गया है कि थोड़ा सा दांत टेढ़ा, डॉक्टर और लो ये तो 2 दिन का काम है, 2 दिन आपको वो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, फिर ऐसे खूबसूरत वो कुछ 3-4 अच्छी सी तस्वीरें रखी होती हैं, वो कहते हैं फ़लाँ इंडियन एक्ट्रेस से शक्ल मिलने लग जाएगी। वो फ़लाँ इंडियन एक्ट्रेस से शक्ल क्या मिलने लग जाती है, बंदे के पास जो थोड़ा बहुत पड़े होते हैं जेब में पैसे, वो भी जाते हैं। मुझे बताएं, आप हर बात पैसे पे क्यों ले आते हैं? सर जो चीज़ लगाएंगे पैसे खर्च तो होंगे ना। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब तप गए। नहीं डॉक्टर साहब तप गए, डॉक्टर साहब तप गए। नहीं, असल में होता है कि हम दांतों पे वेनियर्स लगाते हैं। वेनियर क्या होता है कि दांतों के सामने की सतह को हम ग्राइंड करके उसका गैप बंद करते हैं, कि हम कवर सा लगा देते हैं, उसको हम वेनियरिंग कहते हैं। वो कॉस्टली होती है, लैब हमसे उससे काफ़ी पैसे लेती है, तो हमने मरीज से लेने होते हैं। तो ऐसी असल में डॉक्टर साहब जो डेंटिस्ट्री है वो अगर बहुत ज़्यादा आम मेडिकल की निस्बत आपको महंगी नज़र आती है, तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो लैब से बनी हुई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, उसके साथ लगती हैं वो हैं। और दूसरी बात ये है कि चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। अगर ये पाकिस्तान में और बन रही तीसरी है, बात ये है कि टाइम टेकिंग बहुत है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो सब मिल मिला के जो और कॉस्ट। चौथी बात ये है कि मरीज की चीखें भी रोकनी है, ऐसे सिलेंसर भी फिट करना है। अच्छा, ये वैसे नया आइडिया है, मैं कोशिश करूंगा इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरे ग्रुप में डालता हूँ। डॉक्टर साहब की फीस की बात आई ना, तो वो बचपन में हम सुनते थे, पेशेंट जाता है डेंटिस्ट के पास तो कहते कितने पैसे, कहते 50,000 रुपए। बाद में इलाज करने के बाद उसको 1.5 लाख रुपए का बिल थमा देता। कहते आपने तो 50,000 कहा था। कहते तुम्हारी चीखें सुन के मेरे जो मरीज 2 दौड़ गए थे ना, उनका भी तुमने देना है। सर मैंने इसीलिए अपना क्लिनिक आपके स्टूडियो की तरह साउंड प्रूफ रखा हुआ है। अच्छा। अंदर के बाहर नहीं जाती, बाहर के अंदर नहीं नहीं सर, आती। आप क्लिनिक में इलाज करते हैं, साउंड प्रूफिंग क्यों की है? सिंगिंग भी करते हैं आप? मैं हाँ, ये असल बात तो भूल ही गए। डॉक्टर साहब कमाल के डेंटिस्ट तो हैं ही हैं। और मेरा जाती तजर्बा है कि आज तक मैंने जितने भी मेरे जानने वाले डॉक्टर साहब के पास गए हैं वो मुतमईन होकर वापस आए हैं। लेकिन जो असल कमाल है ना डॉक्टर साहब का, वो दौरान प्रैक्टिस तो नहीं गाते, लेकिन डॉक्टर साहब तन्हाई के लम्हों में बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। डॉक्टर साहब जरा वो भी हो जाए ना थोड़ा सा साथ साथ। आज दांतने की जिद ना करो। जी सर। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम
जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ये डॉक्टर साहब अपने हर मरीज को दौराने इलाज मुसलसल सुनाते रहते हैं, आज जाने बिल दिए बगैर तो नहीं ना। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इतने काबिल, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड आप डॉक्टर हैं, ये जो दांतों की हिफाजत है, देसी टोटकों, उन पे यकीन रखते हैं इसके हवाले से? जी लाला, जो देसी टोटकों में मैं सिर्फ एक का हामी हूँ कि एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कुल्लियाँ करें, ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, नो डाउट। लेकिन वो जो कहते हैं ये दांत मैले हैं, तो बादाम के छिलके तोड़ें, उनको साड़ें, उनको पीसें, कोयला डालें, कोयला भी पीसते हैं, मीठा सोडा लगाएं, ठीक है, और उसको फिर उंगली से रगड़ें। हाँ, उंगली से। अब उंगली से रगड़ने का, अब अगर उंगली को अपनी हथेली पे रगड़ें तो आपको एक फ्रिक्शनल हीट, गर्मी से महसूस होती है। वही जब हीट आप दांतों पे रगड़ेंगे, साथ उस पे मुस्तदाद ये कि कोयला भी है और जले हुए बादाम के छिलके भी हैं, वो दाग तो उतार देंगे, वो एनामल भी उतार देंगे। अच्छा, फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसी टोटके दवाइयाँ मिलती हैं जो कहते हैं बाकायदा, वो ज़ाहिर है AI के ज़रिए या वो फोटोशॉप करके दिखाते हैं कि बस रगड़ते ही जो है ना वो मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं दांत। तो वो भी इनामल ही उतारते हैं या वो इनामल भी नहीं उतारते, सिर्फ जेब ही खाली करते हैं? सर वो जेब भी खाली करते हैं, एनामल भी उतारते हैं। क्विक रिजल्ट के लिए कुछ भी रगड़ वाला मादा, जिसको हम एब्रेसिव मटेरियल कहते हैं, जैसे समझें कि बारीक सी कोई रेत हो गई, वो प्यूमस हो गया, वो डाल देते हैं। सर मीठे सोडा की बड़ी चल रही थी यूट्यूब पे, टोटके मीठा सोडा लगाए दांतों पे, पेस्ट में डाल के। की अफादियत है हमारे पास। ऐसी टूथपेस्ट होती है, फार्मूलेटेड टूथपेस्ट, जो कि फार्मेसी से मिलती हैं, जिनमें बेकिंग सोडा की एक मखसूस मिकदार शामिल है। लेकिन अगर घर पे करना चाहते हैं आप, तो एक हिस्सा बेकिंग सोडा, 2 हिस्से पानी मिला के बनाएं और ब्रश के साथ करें, लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन का पता नहीं, ज़्यादा करेंगे तो मीठा सोडा दांतों के लिए नहीं बना। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रशिंग के हवाले से भी ज़रा हमें गाइड कर दें कि बाज़ दफ़ा दिल करता है कि बस बंदा रगड़ दे, जो कुछ मुंह में है ना बस निकाल के बाहर फेंक दे। तो ब्रशिंग का वैसे कैसे, जो उसकी फोर्स है वो क्या होनी चाहिए? जेंटल ब्रशिंग होनी चाहिए, और ब्रश भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आम से सवाल है लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जी जुनैद भाई, पहली बात है दांत अपने समझ के करना चाहिए। बहुत अच्छी, क्या बात। बीवी के दांत समझ के नहीं करने चाहिए। जैसे उधार की गाड़ी को आप खड्डों से भी नहीं बचाते। दांतों के लिए जेंटल प्रेशर। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ब्रश भी करते हैं फिर भी हमारे दांत गंदे, मुंह से बदबू आ रही है, मैल, करेड़ा, टाटर जमा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ब्रश की सिलेक्शन सही नहीं, दूसरा ब्रश का तरीका सही नहीं, तीसरा ब्रश का टाइम सही नहीं। अब तरीका मुख्तसरन बता दूं कि ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में, वर्टिकल लिटा के, ये हॉरिजॉन्टल नहीं करना, उससे दांत रगड़े भी जाएंगे और इनएक्चुअल रगड़े जाएंगे। एक तो मुहावरतन उर्दू रगड़े ना, एक एक्चुअल, और खाना और उनके दांतों के पीछे फंसेगा। फिर ब्रश अपना सॉफ्ट रखें या मीडियम रखें। अगर कोई स्मोकर हार्ड ब्रश रख के समय तक दांत साफ कर लेगा तो नहीं, वो अपने दांत जाया करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आ गए, आप इलेक्ट्रिक ब्रश को रिकमेंड करते हैं? हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज उनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता कि आपने दायरों के शक्ल में करना है या लटा के नहीं करना। वो खुद बहुत अपना रखे और अपना वो अपनी स्पीड सेट कर लें, वो आपका करता जाएगा। बल्कि अब जो जदीद इलेक्ट्रिक ब्रश आ गए हैं उनमें ये है कि उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर आप दबाव ज़्यादा देंगे तो बीप कर जाता है और फ़ौरन अपने आप को खींच लेते। तो जितनी जिद्दत है वो इंसान, अब उससे भी एक जदीद आ गया, वो कहता बंदे का पुत्र बढ़ना, आवाज़ आती है। अच्छा जैसे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा सवाल दांतों के हवाले से, ये मुंह से बदबू का आना है, इसमें दांतों का अमल दखल कितना है और पेट के अमराज का कितना अमल दखल है? जुनैद भाई, एक मिथ है कि पेट खराब होगा तो दांत भी खराब होंगे। क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज में कोई रास्ता देखा नहीं जो पेट से डायरेक्ट बदबू बन के निकले। हाँ जी, मुंह से बदबू का एक बड़ा लंबा टॉपिक है। मुख्तसरन जो मेरे पेशेंट में गाइड करें हमें। देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनका थूक कम बनता है, उनके मुंह से बदबू आती है। या ऐसे लोग जिनके कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनके साइड इफेक्ट में मुंह का खुश्क होना है, ड्राई माउथ, या उसको हम अपनी तो हमने जीरोस्टोमिया कहते हैं,
या शुगर के पेशेंट जिनको बार बार पेशाब आता है, उनके जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेशन से मुंह में बदबू आती है, या फिर ऐसे लोग जो सही तरीके से ब्रश नहीं करते, मैल कुचैल वहीं फंसा रहता है, सुबह को उठते हैं बाज टॉक्सिन। लोग कहते हैं जबान साफ नहीं करते, जबान पे ब्रश नहीं फेरते, वो बदबू का बायस बनती है। बिल्कुल, मैं सिर्फ आ रहा था जुबान की ऊपर की सतह को भी साफ करना चाहिए, बल्कि अब तो टंग स्क्रैपर भी आ गया। हाँ, वो भी हो जाता है, वो से उससे कर लें। जबान भी कर लो, खारिश भी कर लो। नहीं सर, उसके लिए शायद चामा होता है। अच्छा, चामा तो वो भी छोटा चामा ही होता है, चामी होती है वो। बिल्कुल ऐसी। तो दांत की जैसे ऊपर, बीवी को लाड से नहीं कहते चामी। अच्छा वो कहते हैं, फिर हम बुरा मान जाते हैं। वो हम टीवी पे बैठ के कह देते हैं, फिर जब प्रोग्राम चलता है तो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी। लेकिन याद रखें अभी घर भी जाना आपने भी, मैंने भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि बच्चों की और ख़वातीन के दांत जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसकी निस्बत मर्दों के दांत जो है वो बड़ी देर तक ठीक रहते हैं, इसकी क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा हॉट टॉपिक है जी। ये। बच्चों के दांत तो इसलिए कमज़ोर होते हैं, वो दूध के दांत होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन नाजुक होती है, वो ज़रा सा मीठा वगैरह खाएं, साफ ना करें, टूट के ख़राब हो गए, वो तो परमानेंट उसके बाद आ ही और जाना। मर्दों बेचारों के कफ सिरप के दांत होते हैं। उस उम्र में कफ सिरप पीते हैं, बचपन में दूध पीते हैं बेचारे। नहीं, बच्चे मर्द भी होते हैं। अच्छा। औरतों में इसलिए है कि उनके एक तो जो कुदरत ने उनके अंदर जनाना हार्मोन्स रखे हैं, हर महीने उनको एक मसला होता है उसमें, फिर ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दिनों में उनके मसूड़ों से खून बहुत आता है, जिसको हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, उसकी वजह से उनके दांतों और मसूड़ों की हालत बेचारियों की सारी उम्र ख़राब ही रहती है टिल मेनोपॉज। लेकिन जब वो वक्त आता है तो दांत उनके गिर जाते हैं। तो मर्दों में चूंकि ये सारे मसाइल नहीं होते, तो उनके दांत निस्बतन वो मजबूत रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों की हिफाजत के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, आप मना करते हैं, वो चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो? बात ये कि आजकल जो चीज़ें हमें खाने के लिए दस्तयाब हैं वो तो सारी नुकसानदेह हैं। भला क्यों? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बारीक डबल रोटी है, सैंडविच है, बर्गर है, शवारमा है, ये सारी जो बारीक कार्बोहाइड्रेट दांतों पे जब रह जाते हैं तो फिर वो काम ख़राब करते हैं। पहले लोग गन्ना खाते थे, चने चबाते थे, फाइबरस था, ऑर्गेनिक था, वो खाते ही वो निगल लेते थे, मुंह साफ रहता था। अब चूँकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गई, कैंडीज आ गई, अब हम खाने से हम रोक तो सकते नहीं, खाएं, लेकिन उनके बाद ऐसी कोई भी चीज़ जो दांतों पे चिपकी रह जाए खाने के बाद, वो नुकसानदेह है। ऐसी चीज़ें खाएं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ब्रश ज़रूर कर लें, चाहे दिन में 3 दफ़ा करें। और बीवी से लड़ने से गुरेज करें। अस्पताल में बेचारा बंदा लेटा होता है, मरीज लेटा, उसका एक दांत टूटा होता है, सामने से एक और मरीज आता है, उसके 2 दांत, कहते हैं यार तुम्हारी 2 शादियां हैं। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करने है। सवाल ये है, अगर दांतों को पुलिस के इख्तियारात मिल जाए तो पहले किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पान, गुटखा या दांतों में फंसने वाली बोटियां? पान, गुटखा, ये इंतहाई गैर फितरी चीज़ है। दांत अल्लाह ने हमें खाना खाने के लिए दिए, पत्थर चबाने के लिए नहीं दिए। तो पान और गुटखा दांतों के लिए भी नुकसानदेह, उनमें क्रैक डालते हैं, बल्कि मुंह के कैंसर की बड़ी वजूहात में सबसे बड़ी वजह। और पान की सुपारी जो है, सुपारी हर चीज़ पान में शामिल, हर चीज़ पान के पत्ते से लेके सुपारी, चूना, कत्था, ये सब ओरल कैंसर। लेकिन बड़े बुजुर्ग तो कह गए कि यार ये पत्ते में बड़ी इफादियत है, हजमा अच्छा रहता है। बड़ों की हर बात सही नहीं होती। वो भी तो बड़ों वाली बात ही है ना। बंदे का कान नहीं होता तो कहता है क्या हुआ है, कहता है यार कुत्ता कान खा गया। कहते क्यों? कहता है यार बुजुर्ग कहते थे ना कुत्ता भौंके ते बह जाना चाहिए था, बस बह गया इसी में। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे उन बदतहजीबियों की जिनका इर्तिकाब जो है वो मस्जिद में या मस्जिद के बाहर देखने में आता है जी। अच्छा, लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि हम उन बातों को नहीं छेड़ेंगे जिनका ताल्लुक है खालिसतन सवाब या गुनाह से है, या उसके शरई पहलू पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बातों का जिक्र करेंगे जो आम तौर पे देखने में बुरी लगती हैं। सबसे बड़ी बात, जब ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में जब हमारी मस्जिदें आबाद होती हैं, बदकिस्मती की बात है ना कि हमारी मस्जिदें सिर्फ रमज़ान में ही आबाद होती हैं, उस वक्त जिस सबसे बड़ी बदतहजीबी जो देखने में आती है वो है जूतों का पहाड़। हाँ जी। उस जूतों के पहाड़ में एक दूसरे के जूते को कुचल देने की कोशिश,
जैसे हम जाती जिंदगियों में एक दूसरे को छुरा मार के आगे निकलना चाहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारा जूता जूतों के पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हो। और सर देखते नहीं है कि मेरे जूते का तलवा इतना गंदा है, जिस जूतों पे रखा हुआ है सारे जूते गंदे होंगे। हाँ। फिर एक और बात कि जूतों की हिफाजत के लिए जूतों को, हालांकि रैक बने हुए हैं ज्यादातर मसाजिद में जूते रखने के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हम तरक्की कर गए हैं कि रैक्स बने हुए हैं, लेकिन सफ़ों के दरमियान अपनी आंखों के सामने रखना। वो जो एक मशहूर जुमला बोला जाता है ना कि यार अगर जूता जो है वो सामने रखें तो कहते हैं नमाज नहीं होती, और अगर जूता पीछे रखें तो जूता नहीं होता। तो बात यही है कि लेकिन इसलिए हम एहतियातन जूता सामने रखते हैं, लेकिन वो भी हम गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे लगता है कि खतीब साहब को या इमाम साहब को इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मस्जिद के खतीब या इमाम जो हैं वो नमाजियों को सिर्फ एक ही बात पे एजुकेट करते हैं, सफ़ें सीधी कर लें बस। भाई इसके अलावा भी मस्जिद में आने के भी कोई आदाब हैं, वजू के आदाब हैं। मैं आदाब की बात कर रहा हूँ, उन बदतहजीबियों की बात कर रहा हूँ जो देखने में बुरी लग रही होती है। ठीक कह रहे हैं आप। अब ये देखिए, जहाँ पे हम वजू कर रहे होते हैं मस्जिद में, तो 7-7 टूटियाँ होती हैं, जगह कम होती है, तो ज़रा एहतियात से कर लें, मतलब टूटी का फ्लो ज़रा कम कर लें। तो पता नहीं अपना फ़र्ज समझते हैं कि मैंने तो वजू करना ही करना है, साथ वाले 3, 4, 5, 6 लोगों को वजू कराना है अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी छींटें जा रही होती हैं, छींटें उन तक पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, एक और मस्जिद में बदतहजीबी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, गर्मियों में एसी या पंखे के सामने खड़े होने की कोशिश करना, और सर्दियों में हीटर के सामने, और उसके लिए सफ़ें बर्बाद कर देना, धक्के देना और जनाब सब कुछ फतह कर लेना। इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, गुनाह भी है, सीधी सीधी बात है। अच्छा सर, एक और बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूंगी जो मस्जिदों के बाहर होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब अजान हो रही है या अंदर जमात हो रही है, तो बाहर जो रेडियो वाले लोग होते हैं या कुछ भी गलियों में बेच रहे होते हैं, वो अपनी आवाज़ वैसे ही लगा रहे होते हैं। उनको ये नहीं होता कि भाई अजान हो रही है या नमाज हो रही है, जमात हो रही है, वो अपने काम से बाज नहीं। बंदी कर लो। सर एक और बदतहजीबी इसी से जुड़ी हुई कि दौरान जमात किसी बंदे का मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। हालांकि वहां पे मेरा ख्याल है कि मस्जिद के हर पिलर पे लिखा होता है कि दौरान जमात अपना मोबाइल बंद रखें या बेल बंद रखें। हर मेरा ख्याल है रकात के बाद जो है ना हम ट्र टी टू, और बाज जो रिंगटोन इतनी बेहुदा होती हैं कि वैसे ही अल्लाह माफ़ करे वो मस्जिद के तकद्दुस को ख़राब कर रही होती है। सर एक और बदतहजीबी जो की जाती है, जो दफ्तरों में भी अक्सर की जाती है, कि पानी का ज़िया, पानी और बिजली का ज़िया। बिजली का भी। यस। आपने अकेले बाद में नमाज पढ़ने गए हैं, आपने पंखा चला लिया, आपने अब कई मसाजिद में एसी है, एसी चला दिया, आप एसी पंखा लाइटें जलती हुई आप वापस आ गए। हाँ, ये बहुत ज्यादती है। जैसे आपके दादा जान जो है वापडा में थे, उनकी रूह ने बिल देना। बिल्कुल हो गई यार। सर मैंने भी एक चीज नोट की है कि जैसे जमात हो रही है तो दो दोस्त आए, अभी जमात हो ही रही है तो खुसर पुसर कर रहे हैं, और मतलब आवाज फैल रही है आपकी, आपको इतनी ऊंची आवाज में कर रहे हैं और इतनी फौरी नौयत की कर रहे हैं। भाई तुम 2 मिनट बात कर लो, जितनी जरूरी बात है। तुमने कोई, तुम्हारी गुफ्तगू के बाद कोई आपने हुरमुज खुल जानी है। खुदा के लिए जमात मुकम्मल हो लेने दो, पहले आप भी जाके जमात में खड़े तो हो जाओ। इतनी ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे होते, सारे नमाजियों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बनाई है। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। वर्ल्ड कप जीतने वाले स्पेन के 2 फुटबॉलर्स को इनाम में टमाटर मिल गए। जी, अबाई इलाके में पहुंचने पर फैबान और गावी के एजाज में खसूसी तकरीब रखी गई। इलाके की रवायत के तहत दोनों खिलाड़ियों को तोलकर उनके वजन के बराबर टमाटरों का तोहफा दिया गया। ओह, अच्छा, ये तोहफा शोफा है, अभी बात ही बनाई हुई है। दोनों अपने घर पहुंचे होंगे, उनकी बीवियों ने कहा होगा वर्ल्ड कप खेल आए हो ना, बल्ले बल्ले करा आए हो ना, चल फट टमाटर थे चुप करके हांडी पका। सीधी बात है, मी खाम खा वो तोहफा शोफा, ऐसे कोई टमाटर कौन तोहफे में देता है लाला। सर अराई प्लेयर हुंदा ते गंडे मिलने सर। सर ये कौन सी बड़ी बात है, वो जीत के आए तो उन्हें तोहफे में टमाटर मिले। हमारे यहाँ तो हार के आते हैं तो उनको टमाटर मिलते हैं, साथ अंडे भी मिलते हैं। ऑमलेट बना लो। अच्छा, स्पेन का टमाटरों से खास ताल्लुक है, वहाँ पे गालिबन टमाटो फेस्टिवल भी होता है। जी बिल्कुल, टमाटिनो। 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 हाँ,
अच्छा, उन्होंने प्लेयर्स को तोलने के बाद उनके वजन के मुताबिक टमाटर दिए हैं। हाँ जी। उन्होंने दुआ की होगी, या अल्लाह सोना होता। हाय। हाय। सर वो पाकिस्तानी और थोड़े थे। जिसने देना था ना सोना, उसे कह रहे थे यार बहुत चबी हो गए हो यार, प्लेयर हो गए यार, वजन कम करो अपना पहले। हाय। और सोना देने वाले को सबसे सस्ता प्लेयर जो है लाला पड़ना था। 250 डेढ़ ग्राम। 1.5 तोले सोना। तो सर छोड़ें, स्पेन वाले लोग बड़े मेहनत कश और कमर्शियलाइज लोग हैं। आप क्या समझते हैं, टमाटर जाया कर दिए हैं? भाई इन्होंने इतवार बाजार में रेडी लगाई होगी, लो भाई फीफा का टमाटर है, खरीद लो। और तेरा ख्याल है सोने के भाव बिक गए होंगे हैं? गए होंगे लाजमी। अब थोड़ी देर बाद पीरा फोर्स वाले आए होंगे, रेडी उठा के चले गए होंगे कि यार रेडी टमाटरों की लगा ली है तुमने, और मरियम नवाज की तस्वीर ही नहीं लगाई। अच्छा जी, अब सुनते हैं फरीद खान की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गाना। हाँ। हार गई मैं, हार गई, चैन सुकून भी हार गई, जित ले इश्क च गम सारे, खुशियां इश्क तो वार गई। वे मैं हार गई, वे मैं हार गई सजना, वे मैं हार गई, वे मैं हार गई सजना। इन्हां अखियां च पानी नहीं सी सोहणिया, जिन्हां हंझूआं नूं तेरे लिए बहा लिया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ, ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡੁੱਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੁੱਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ, ਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਉਂ। ਐਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਗਮ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਸਜਣਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸਜਣਾ। ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ ਆ دیਵਾਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈ। ਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪਾਈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ, ਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਿਆ ਜੁਦਾਈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾ ਆਈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਤੇਰੀ, ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਆਕੇ ਨੀਂਦ ਲੁਟਾ ਦੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸਜਣਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਰ गई, बे मैं हार गई सजना। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते सोशल मीडिया का एक कॉल। जिंदगी भी 1122 की तरह हो गई है, लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल करते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।